हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 का पार्ट 1 देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 1000 वर्षों में परिवर्तन के दौरान जो भी घटनाएँ हुए हैं, पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे अब देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य की यहाँ पे अगर बात करें तो जब तक आप पूरी तरीके से, खासकर प्राचीन भारत में जो भी क्षेत्र थे, हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत में कैसे हर्षवर्धन था और नीचे कैसे, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह था, इधर जब तक इन दोनों को नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा सा देखने में समस्या यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब हर्षवर्धन होता है तो बहुत सारे धीरे धीरे सामंतों का उदय होने लगता है, और इन्हीं सामंतों के उदय की वजह से उत्तर भारत में छोटे बहुत सारे जो भी क्षेत्रीय शासकों की भूमिका बढ़ते चली जाती है। और यही कारण होता है कि लगभग 7वीं शताब्दी में 712 में, ठीक है, मुस्लिमों का आक्रमण भी होते रहता है। तो अब धीरे धीरे घटनाएं, ठीक है, बढ़ती जाती है। मुस्लिमों का कंट्रोल भी होता है। मुस्लिम आएंगे, कुछ मुस्लिम यहाँ पे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से यहाँ पे व्यापार करने लगेंगे। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पर्शियन एम्पायर था, ठीक है, पारस की खाड़ी इधर ईरान की तरफ, और इधर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया का क्षेत्र था। तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ अफ़गानिस्तान होते की तरफ यहाँ पे तुर्क हो जाएगा, अरबी लोग हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो ईरानी लोगों का बारी बारी से इधर आक्रमण भी होते रहता है। तो आक्रमण होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत इनके कब्जे में चला जाता है। दिल्ली सल्तनत आएगा। अब दिल्ली सल्तनत के समय जो भी भारत के क्षेत्रीय जो शासक रहेंगे यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसी प्रकार से आगे चल के दिल्ली सल्तनत के बाद से, ठीक है, इसमें बहुत सारे वंश के लोग आएंगे बारी बारी से। और उसके तत्पश्चात जब मुग़ल साम्राज्य आएगा तो उस समय भी क्षेत्रीय जो शासक रहेंगे यहाँ पे, खासकर राजस्थान के क्षेत्रों में, जैसे कि महाराणा प्रताप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सब ये लोग बारी बारी से रहेंगे। और कहीं न कहीं कोई बहुत अधिक मजबूत होगा जो झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। युद्ध भी होगा यहाँ पे, ठीक है, मारकाट भी होगा, और कितने शासक यहाँ पे मारे भी जाएंगे। तो यही यहाँ बात की जा रही है कि क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में, कि कहाँ पे कौन कौन से सारे यहाँ पे क्षेत्र थे, उनको जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आगे की पढ़ाई के लिए आप लोगों की टॉपिक पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के लिए। बात की जा रही है यहाँ पे चोल, दक्षिण भारत में, तुगलक यहाँ पे, ठीक है, अध्याय 3 में देखेंगे, और मुग़ल अध्याय 4 में। तो ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है चोल और तुगलक और मुग़ल, ठीक है। आगे एक टॉपिक है अगले लेसन में, जिससे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। जैसे कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति पत्र, ध्यान रखिएगा, उस समय लिखा जाता था। एक तरीके से ऑफिशियल जो होता है ना राजकाज का, उसका जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता था, इसे प्रशस्ति के माध्यम से किया जाता था। इसमें बात की जा रही है कि इसके उदाहरण के लिए अध्याय 2 को हम लोग देखेंगे आज आगे चल के। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो कि पूर्व में बंगाल, ठीक है, गौड़ से लेकर बंगाल में, ठीक है, एक शासक था, गौड़ शासक, शशांक वगैरह का नाम आएगा। इसमें पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे, ध्यान रखिएगा, उनकी सेना के आगे, ठीक है, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार इस विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की भी कोशिश करने में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप तो कॉपी पेन उठाइए और पूरा का पूरा अभी से लिखना आप लोग शुरू करिए, ताकि आप जो भी भौगोलिक लोकेशन है इम्पोर्टेंट प्लेस का, उसका आप लोग जान सकें, ठीक है। तो पहला नंबर है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सिविस्तान, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर के देखिए यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14
यहाँ पे क्षेत्रीय, यहाँ पे उस समय के जो भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे उसको यहाँ पे बतलाया गया है। तो एक बार इसे मैप में कर लेंगे, नाम से एक बार आप लोग वाकिफ़ हो जाएंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे उपस्थित था। फिर आगे यहाँ पे भाषा तथा क्षेत्र है। यहाँ पे ये सारा जो भी चीज़ है इसे आप लोग थोड़ा सा अपने से भी पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब भाषा और क्षेत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया होगा। फिर कहा जा रहा है कि सन 700 ईस्वी तक आते आते यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कई क्षेत्र के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल बहुत लार्ज साम्राज्य खड़ा भी कर लेते थे, लेकिन उसके पश्चात इनका डिक्लाइन भी अवसानीकरण भी हो जाता था। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4, अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। अब इसको हम लोग आगे कंपैरिजन करेंगे, इसे बस आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक में इसमें पूरा का पूरा आने वाले जो भी 9-10 टॉपिक है उसको यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की जा रही है। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले, आगे हम लोग इसका टाइम पीरियड भी देख लेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग 18वीं सदी के मुगल मुगल वंश के पतन पर। यहाँ पर ढलान पर था। 18वीं लास्ट में आते आते देखेंगे कि औरंगजेब के पश्चात उसके उत्तराधिकारी, मुगल साम्राज्य के कमजोर उत्तराधिकारी उस पूरे विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से कई सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ धीरे धीरे फैलाने लगती हैं। उनमें अगर देखा जाए तो मराठों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न, कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 के वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा ही था। तो कुल मिला के देखिए, अगर इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो पूरा का पूरा ये इंटीग्रेटेड जो चीज़ें हैं 700 से लेके 1750 तक की घटनाओं को यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों पे जो भी शासक हुए उनकी कुछ न कुछ प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ न कुछ अगर देखा जाए तो उनका अपना नियम कानून था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर इनका कुछ ऐसा नियम कानून है तो ऊपर का जो क्षेत्र है इनका भी नहीं है। तो बहुत हद तक इन दोनों में सिमिलरिटी भी होती थी, क्योंकि ये भारत इस एक ही भौगोलिक अवस्थिति में रहने के कारण ये सारी चीज़ें होती रहती थी। अब यहाँ पे बात की जा रही है पुराने और नए धर्मों को लेके। थोड़ा सा इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो कहा रहा है कि इतिहास के जिन 1000 वर्षों की हम पड़तालना कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे कि अगर मैं शुरू से आप लोगों को बात करूं तो कैसे सनातन धर्म, हिंदुइज्म की जो अवधारणा आई, सबसे पुराना धर्म आया। उसके बाद देखेंगे आप लोग तो ज्यूस, जो कहीं ना कहीं यूनान हो गया, पर्शियन एम्पायर हो गया, इन बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। उसके तत्पश्चात अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किस प्रकार से यहाँ पे जैन धर्म आया, बुद्धिज्म धर्म आया, एक साथ अगर देखा जाए तो दोनों आए। उसके तत्पश्चात लगभग अगर 0 टाइम पीरियड अगर मान लिया जाए तो इसी समय एक बाउंड्री रेखा निर्धारित कर दिया गया जिसमें यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह
ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ और इनके जन्म के पहले की चीज़ों को यहाँ पे BC बोल दिया, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद यहाँ पे AD बोल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से यही नहीं रुका, अब इसके तत्पश्चात ये जो भी यहाँ पे धर्म आ गए, इसके तत्पश्चात लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में इसी अरब इलाके में देखेंगे हम लोग तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा वहाँ पे मुस्लिम धर्म की स्थापना की गई, इस्लाम की स्थापना की गई, और फिर ये इस्लाम बहुत बड़े क्षेत्रों में फैलते चला गया और धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती गई। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू जो धर्म था अपने मूल रूप में जो पहले था वही था, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ब्राह्मण धर्म से धीरे धीरे कैसे मंदिर बनने लगे, त्रिदेव की अवधारणा आ गई। बुद्ध एवं जैन धर्म में भी यहाँ पे बहुत सारा अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बंटवारा हो गया। ज्यूस भी उस समय देखिए यूनान में, ईरान में जो इतने बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था, अभी वर्तमान में कुछ एक जैसे इजराइल वगैरह में आके पूरी तरीके से सिमट गया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए ईसा मसीह क्रिश्चियनिटी को लेके तो देखिए इतना लेट से आया, लेकिन पूरे विश्व में सबसे अधिक लोग इसी धर्म को मानते हैं। लेकिन इसमें भी कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, जो सब हम लोग आगे देखेंगे। उसी प्रकार से अगर देखा जाए इस्लाम धर्म तो ये भी पूरे विश्व में अधिकतर महाद्वीपों में अभी तक फैल चुका है। तो देखिए पुराने और नए धर्म की अगर यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत पुराने धर्म हैं बिल्कुल वो नए रूप में आ गए। इन्हीं धर्मों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है और कुछ ठीक है नए धर्म में कन्वर्ट होते चला जा रहा है। तो कह रहा है कि इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होने लगा। बहुत सारा ब्राह्मण धर्म को ले लीजिए, हिंदू धर्म में कि पहले कर्मकांड उतना मौजूद नहीं था। जो भी अगर देखेंगे आप लोग ऋग्वेद वगैरह में, ऋग्वैदिक काल वगैरह में, तो कर्मकांड उस धर्म में मौजूद नहीं था। जो भी लोग थे प्रकृति पे डिपेंडेंट रहते थे, प्रकृति पर पूजा करते थे, बहुत अधिक लालच नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भोगवादी प्रवृत्ति ठीक है लोगों की बढ़ती गई, धर्म को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, बहुत जगह यहाँ पे कर्मकांड को बढ़ावा दिया गया। धर्म एक लूट खसोट का अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से आस्था का केंद्र बन गया। धर्म ने एक इतना बड़ा डर पैदा किया कि हर एक धर्म में ये धीरे धीरे पूरी तरीके से समाहित हो गया। आज हम जिसे धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। धीरे धीरे ये परिवर्तन होते चले गए। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ठीक है, जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश एक जो कहीं न कहीं एक कमर्शियल लैंग्वेज जो बन के उभरा हुआ है, जो इंग्लिश जानता है लगता है कि हाँ बहुत ठीक है ना, रिस्पेक्ट होता है उसका। कुछ इसी टाइप का था उस समय संस्कृत लैंग्वेज। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरचनों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता चला गया। और उस समय जो संस्कृत था, अब इसमें कहना नहीं चाहिए ठीक है, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था यही होता था। और इसी के वजह से इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे बढ़ते चली गई। ठीक है, चाहे शासक हो गया ठीक है, और चाहे इनके लाइफ स्टाइल को लेकर अगर हम लोग बात करें, आज इसको वर्तमान से आप हर एक धार्मिक गतिविधियों से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, अब धीरे धीरे ये इसमें यहाँ पे चेंज आ रहा है।
चेंज आ रहा है, ठीक है। और चेंज अगर आ रहा है यहाँ पे, तो ब्राह्मण युग के बाद मैंने बात किया था बुद्ध और जैन धर्म को लेके, ठीक है। इन्होंने भी इसमें बहुत अधिक रोल प्ले किया कि कर्म कांड को हटा के डायरेक्ट, ठीक है, आत्मा को अंतरात्मा से जोड़ना। खैर इस सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे इस विषय में, और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। वहीं कहा जा रहा है कि यह वह युग था, इसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो अरब में जो इस्लाम आया, ठीक है, ईरान में फैलता चला गया, इधर तुर्की की तरफ फैलता चला गया। अब यहाँ पे जो भी लोग आए व्यापार करने के लिए 7वीं 8वीं शताब्दी में, खासकर भारत के पश्चिमी तटों के आसपास, तो उनके साथ साथ उनका भी धर्म आया। हमारे धर्म से भी उनको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो देखिए हर धर्म यही है, हर धर्म का जो मैसेज है बिल्कुल सिंपल है, समान है, ठीक है, लेकिन मानने वाले अलग अलग। हर एक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को, होता है ना, एक ऊपर करने की होड़ लग रही है, नहीं भाई हमारी जो धर्म में जो चीज़ें लिखी गई है वही सबसे सही है, हम सबसे बेस्ट हैं। और यही समस्या का कारण बनता है, क्योंकि इन धर्मों को डिफाइन करने वाला कोई न कोई, ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में ले लीजिए तो ब्राह्मण है, ठीक है, उसी तरीके से मुसलमान में उनका कोई धार्मिक एक पद है। तो समय के साथ जो डिफिनीसन है बहुत अधिक बदल गई है, और यही सारी चीज़ें, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन का जो कारण बनता है आगे चल के बहुत अधिक विरोधाभास उत्पन्न करता है, जिससे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का जन्म होता है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अब उलेमा ध्यान रखिएगा, उस समय जो उच्च धार्मिक पद के रूप में समझ सकते हैं, काफ़ी अमीर होते थे। हिंदू धर्म के भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म के अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर शाह महमद के दामाद को, अली को, मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस्लाम है यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खासकर आगे चल के एक खलीफा का पद बन जाएगा। अब उसी खलीफा के पद को जो भी पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे मानते गए, लेकिन एक समय के बाद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इनके अनुयायी 2 भागों में बट गए। एक तो इनके जो दामाद थे, ध्यान रखिएगा दामाद, ठीक है, जिनका नाम था अली, इनको जिन्हों लोगों ने माना उनको एक तरीके से सुन्नी बोला गया। और जो खलीफा को लोग मान रहे थे, जो कहीं ना कहीं पैगंबर मोहम्मद के बाद एक बहुत बड़ा पद एक धर्म गुरु के रूप में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ये लोग सुन्नी, सॉरी यहाँ पे सिया है, ठीक है, उल्टा हो गया है, और यहाँ पे सुन्नी है यहाँ पे। तो इनमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। अब ऐसा नहीं है कि अब सिया है सुन्नी अगर एक जाति के रूप में मौजूद है तो यहाँ पे उपजाति नहीं है। सुन्नियों में भी बहुत सारी उपजाति है, सिया में भी बहुत सारी उपजाति है, हर धर्म में यही है। कुछ सुन्नी थे, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भी विभिन्नताएं यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि आप, ठीक है, सिया और सुन्नी के रूप में यहाँ पे समझ सकते हैं। भारत में भी है, हिंदू धर्म में भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे समय और इतिहास के कालखंडों पर अगर विचार यहाँ पे किया जाए तो देखिए लगभग हड़प्पा काल के समय से अगर देखा जाए, हड़प्पा काल से क्यों, होमो सेपियंस जो यहाँ पे मानव सभ्यता की, इंसानों की जो बात की जाती है अभी तक अगर देखा जाए तो एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। अब इतिहासकारों के द्वारा इन सारे इतिहासों को कुछ टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि समय और इतिहास, ताकि स्टडी करने में हमें आसानी रहे। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, ध्यान रखिएगा, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्ष के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। बहुत लंबा टाइम पीरियड है।
अगर आप 100 साल में आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंज आए होंगे, लेकिन पहले जो चेंज आ रहे थे बहुत धीमी गति से चेंज आ रहे थे, और अब जो चेंज आ रहा है काफ़ी तेज़ आ रहा है। लेकिन ये भी हम लोग कह सकते हैं कि पहले के जो लोग होंगे, जो भी चेंज धीमी गति से आज जो हम बोल रहे हैं, उनके लिए काफ़ी तीव्र गति होगा। आज वर्तमान में हमारे समाज में जो भी चेंज हो रहा है, बहुत सारे हॉलीवुड की मूवी आती है 2150, ठीक है। अब उस समय जो भी लोग रहेंगे क्या देखेंगे, पहले के लोग कितना स्लो थे। इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अब इतिहास का जो इतना लंबा जो टाइम पीरियड है, घंटों, मिनटों, दिन या वर्षों के रूप में आप नहीं देख सकते हैं, एक पूरा पीरियड बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जियोलॉजिकल कैलेंडर, भूगर्भिक इतिहास, अभी तक कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ, कैसे पशु पक्षी मानव इंसान जो भी यहाँ पे आए, एक बहुत बड़ा जो टाइम स्केल है उसको आप कैलेंडर में दिन में घंटों पे आप नहीं बांट सकते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्तित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना कुछ आसान हो जाता है। तो पहले वैसे बांट दिया गया जियोलॉजिकल कैलेंडर में। अब जियोलॉजिकल कैलेंडर का एक छोटा सा भाग जिससे भी चल रहा है, ठीक है, चतुर्थ युग, क्वाटरनरी युग बोला गया। क्वाटरनरी युग में जो भी मानव सभ्यता भी यहाँ पे, अब इसमें इतना बड़ा चेंज आया है, इतना बड़ा चेंज आया है अब। लेकिन मानव से रिलेटेड मानव ने इस चेंज को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है यहाँ पे आधुनिक इतिहास। पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो इसको प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और इसको आधुनिक विश्व। भारत के इतिहासों ने भारत के इतिहास को प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व में बांट दिया, ताकि हम लोग सिलेबस से भटके नहीं और स्टडी करने का जो तरीका है, ठीक है, हम लोगों का चलता रहे। लेकिन ये भारत के इतिहासकारों के द्वारा बांटा गया। अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको और ब्लंडर कर दिया। 3 युगों में उन्होंने बांटा कि पहले हिंदी युग था, प्राचीन भारत को इन्होंने बोल दिया, उसके बाद मुस्लिम युग आया, फिर ब्रिटिश युग आया। भारतीयों ने इसका क्या किया, पूरी तरीके से अपोज किया, विरोध किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब हिंदू युग था यहाँ पे तो यहाँ पे भी मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम युग था तब भी यहाँ पे हिंदू शासक थे, और जब ब्रिटिश लोग थे तो यहाँ पे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की यहाँ पे उपेक्षा हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति को ही ध्यान में नहीं रखना है, इसके डायमेंशन को और बड़ा करना है। बहुत सारे चेंज आया है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। कौन सी, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग को नहीं माना जाता है। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंड की विशेषताओं का तय करते हैं कि हम ऐसे नहीं तय करेंगे। जो भी इतिहास में आर्थिक चेंज, सामाजिक चेंज आया है, इसके आधार पे आप बांटिए। तो भारत में भी जो इतिहास चल रहा है लगभग इसी आधार पे चल रहा है। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश होता है, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और यहाँ पे विस्तार से जानकारी मिलेगी कि कैसे, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, धीरे धीरे क्षेत्रीय शासक आते चले गए, उसके बाद से कैसे हिंदू धर्म, कैसे इस्लाम धर्म, कैसे ग्रामवासी, कैसे जनजाति, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप के लोग आए जिसमें काफ़ी जो सफल हुए अंग्रेज हुए। इन सारे चीज़ों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि भारत का इतिहास ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहा है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। चेंज हो रहा है ना, और ये जो चेंज अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कहीं कहीं धार्मिक भी आपको मिलेगा।
हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बहुत व्यापक रूप से चेंज हो रहा है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, तो बांटना ही हमारे लिए उचित है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, माने पुराने विचारों से ग्रस्त। रूढ़िवादी मतलब ही है, ठीक है, परंपरा, पुरानी विचारों से ग्रस्त जो भी लोग हैं, और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते थे कि ऐसा नहीं था। रूढ़िवादी जिसे मध्यकाल बोला गया, पूरी के पूरी रूढ़िवादी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे विचारक विद्वान लोग मौजूद थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। जैसे कि बंगाल को ले लीजिए, ठीक है, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, आगे जो कि हम लोग देंगे भी। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले पढ़ी हुई वर्षों हुई बातों से करने की कोशिश करें। जैसे कि NCERT 6 में हम लोगों ने अधिकतर प्राचीन भारत को अगर पढ़ा था तो इसमें कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब यहाँ से आपको चेंज दिखेगा। जो भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालें, यह भी देखें कि और क्या कुछ बदला है, वैसा ही रहा है, ठीक है, या बहुत अधिक परिवर्तन आया है। तो थोड़ा सा देखिए, जो भी चीज़ है यहाँ पे लास्ट में स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आँख मूंद कर सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, इसको थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इस टॉपिक को पिछले टॉपिक से को रिलेट करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आर्थिक चेंज आया, कहाँ कहाँ राजनीतिक चेंज आया, कहाँ कहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक जो भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है उन चेंज को देखिए। और ये चेंज क्या वाकई में बहुत अधिक सकारात्मक है, नकारात्मक है, वर्तमान में बोल रहा है कि आप वर्तमान में देखिए। वर्तमान में आप फ़ोन चला रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, इतने सारे जो टेक्निकल जो गैजेट्स चला रहे हैं, क्या अचानक आ गया है? नहीं, ठीक है, ये अचानक नहीं आया है, ये उसी पुरानी कालों से जुड़ा हुआ है जिसमें और अधिक डेवलपमेंट और अधिक विकास होते जा रहा है, विकास हो रहा है और हमारा लाइफ उतना ही धीरे धीरे सहज होता जा रहा है, आसान होते जा रहा है और आगे उम्मीद है और आसान होता जाएगा ही जाएगा। तो थोड़ा सा इसको, ठीक है, रटने की प्रक्रिया से नहीं गुजरिए, हमेशा एक कॉन्सेप्ट की स्थिति को आप लोग बनाए रखिए। कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या है तो नीचे आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो इससे आप कुछ होमवर्क है, इन सारे होमवर्क को आप लोग कंप्लीट खुद से करिए। जब तक लिखेंगे नहीं, देखिए UPSC की तैयारी कोई मतलब नहीं, अभी से आप लिखेंगे, लेखन शैली आपकी शार्प होगी और फाइनली UPSC में सिर्फ PT नहीं है, मेंस भी है, लिखना पड़ता है। तो लिखिए, कोई समस्या आ रहा है तो नीचे कमेंट करें, पूरी की पूरी आप लोगों को गाइड की जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को फिर से चैप्टर नंबर 2 को हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।